चिल्ड्रेंस, आज हम लोग एक मजेदार गतिविधि यानी कि प्रयोग करने जा रहे हैं। इस प्रयोग के माध्यम से हम जानेंगे कि जब एक कटे हुए आलू में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका क्या परिणाम हमें प्राप्त होता है, अर्थात इसका क्या रासायनिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास हमने ये बॉक्स बनाया है और इसमें हमने एक बैटरी को जोड़ा है और तार के माध्यम से, और यहाँ जो है हमने एलईडी बल्ब को लगाया है। इसमें से एक तार जस्ता का और एक तार तांबे का है और हम लोग अब इसके दो सिरे इसके पहले जांच कर लेते हैं कि क्या इसमें परिपथ जो है वो सही है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इसका परिपथ बिल्कुल सही है। तो अब जो है हम लोग इस आधे कटे हुए आलू में इस तार के दोनों सिरों को डालेंगे और देखेंगे कि इससे हमें क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें इसके दो सिरे में डालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इसमें हमने जैसे ही दोनों तारों को डाला तो ये एलईडी बल्ब जल रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि परिणाम को देखने के लिए आलू में क्या परिणाम हो रहा है, किस प्रकार का रासायनिक क्रिया हो रही है, इसमें जरूर आलू के माध्यम से आलू में विद्युत की धारा प्रवाहित हो रही है, तभी ये जो है एलईडी बल्ब जल रहे हैं। तो इसे हम आधा घंटा के लिए आलू को इसमें छोड़ देंगे इसके साथ में, और तभी हमें वास्तविक परिणाम का पता चलेगा। तब तक हम लोग जो है कुछ और बातों को जान लेते हैं। तो इसे हम आधा घंटा के लिए अलग से रख देते हैं। तो बच्चों, हम लोग तब तक देख लेते हैं कि यहाँ रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया से। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तभी जो है रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं जिसमें नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं। जैसे ही कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हम उसको कैसे पहचान सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उष्मा का उत्सर्जन होना, अर्थात उसमें जो रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें से उष्मा निकलती है, अथवा जो नया पदार्थ बनता है वो गर्म होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जरूर इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या तो गैस या बुलबुले का बनना हो सकता है कि उसमें से कुछ गैस निकले या बुलबुला निकलता हुआ हमें दिखाई पड़े, तो भी वो रासायनिक अभिक्रिया का ही लक्षण है। और नहीं तो जो नया बनने वाला पदार्थ है वो पुराने जिससे हमने अभिक्रिया कराया है उससे पूरी तरह से यह अलग हो सकता है। तो अभी हमने जो प्रयोग किया उसे इस प्रकार से हमने ड्रॉ किया है। यहाँ यह बैटरी हम लोग जब पढ़ते हैं तो के लिए हम लोग इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें एक बड़ी घंटी होती है और एक छोटी घंटी होती है। ये छोटी घंटी जो है वो ऋण इलेक्ट्रोड को दिखाती है, ऋण को दिखाती है, और ये जो है धन टर्मिनल को दिखाती है। अब कभी कभी आप अपने पुस्तक में ऐसी घंटियों की संख्या ज्यादा देखेंगे, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर दो बैटरी का उपयोग किया गया है। अच्छा, अब जो है ये विद्युत की धारा किधर से किधर बहती है। सबसे पहले तो हम जान लें कि ये किसी भी पदार्थ में सबसे पहले जो है प्रोटॉन का खोज हुआ था, और प्रोटॉन जो है धनात्मक होता है। प्रोटॉन धनात्मक था और उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, इसलिए यह धारणा था कि विद्युत की धारा जो है
धन टर्मिनल से होकर ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। ये पहले जो है जब इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तब ये धारणा था क्या, ना धन टर्मिनल से होकर ऋण टर्मिनल की ओर जाती है। परंतु जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित होता है, तब यह धारणा गलत साबित हुई और पता चला कि वास्तव में इसका ठीक उल्टा होता है। ऋण टर्मिनल से होकर विद्युत की धारा जो है धन टर्मिनल की ओर जाती है। तो अब इस जो हम लोगों ने ये प्रयोग किया, इसमें भी जो है ऋण टर्मिनल से होकर विद्युत की धारा जो है धन टर्मिनल की ओर जा रही है। तो हमें यहाँ पर आधा घंटा के पश्चात जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि इस धन टर्मिनल में कुछ नीले हरे रंग का जो है हमें देखने को प्राप्त होगा। और यह नीला हरा रंग यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, रंग में परिवर्तन होना, यही जो है रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि आलू के अंदर जरूर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप उसका रंग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आलू में किस प्रकार जो है ये अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसके फलस्वरूप रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अब समय होने के पश्चात मैं वीडियो को रोकता हूं और समय होने के पश्चात आधा घंटे के बाद हम आलू का जो है देखेंगे कि आलू में क्या परिवर्तन आया है। तो बच्चों आधा घंटा हो चुका है और अब हम लोग देख रहे हैं कि आधा घंटा हो चुका है और अब जो है एलईडी बल्ब जल रहा है। अब हम लोग आलू में इसकी अभिक्रिया को देखेंगे कि आलू में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें से हम निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आलू में एक तरफ जो है इस प्रकार से हरा नीले रंग का धब्बा बन गया है। यह जो है रासायनिक प्रभाव के कारण हुआ है। तो हम सब कह सकते हैं कि आलू जो है में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका रासायनिक प्रभाव हमें देखने को मिलती है। इसके फलस्वरूप उसके धन टर्मिनल पर हरा नीला रंग का धब्बा दिखाई पड़ता है। हमने एक जो है ढक्कन में 3 नींबू लेकर इन्हें बीच से काटकर इसके रस को अच्छी तरह से इसमें निचोड़ लिया है। तो इसको निचोड़ने के बाद प्रयोग हमने शुरू करते हैं। यह जो है हमने एक बॉक्स बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें एक बैटरी है और इस प्रकार से तारों से इसे मैंने जोड़ दिया है। और यहाँ पर अब एक स्विच देख रहे हैं, मैंने स्विच के साथ में अभी कोई कनेक्शन नहीं किया है। और बैटरी को अधिक समय तक ठीक रखने के लिए मैंने इसे चार्जर से भी जोड़ दिया है ताकि इसे चार्ज भी कर सकें और आगे भी इसका इस्तेमाल कर सकें। और इसमें से 2 तार बाहर निकला हुआ है और अब हम लोग इसका ये जो है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं इसकी जांच कर लेते हैं। तो इसमें जो है हम लोग इसे धन और ऋण टर्मिनल को टच करते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये जल रही है, यानी कि ये इसका परिपथ जो है सही है, बैटरी सही है और एलईडी बल्ब भी सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके 2 जो सिरे हैं, ये 2 सिरे को हम इसके ये जो हमने नींबू का रस गाढ़ा है इसमें 1 सेंटीमीटर की दूरी से दोनों को डालेंगे। आप देखेंगे, देखिए 1 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी है और इसमें हम डाल रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि हम एलईडी बल्ब जल रहा है, यानी कि इससे क्या प्रमाणित होता है कि नींबू के रस में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि रासायनिक अभिक्रिया भी इसमें जरूर हो रही है। आप इस नींबू के रस के स्थान पर टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं या आलू का भी प्रयोग कर सकते हैं। आलू में भी हमने प्रयोग किया और देखा कि इसमें भी जो है हमें परिणाम देखिए कि एलईडी बल्ब जल रहा है। और आलू में क्या होता है, हमें रासायनिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसमें एक तरफ जो है इसे आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे तो एक तरफ जो है जो धन टर्मिनल है वहां जो है हरा और नीला रंग का थोड़ा सा धब्बा हमें देखने को मिलता है, जो प्रमाणित करता है कि यह इसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न हो रहा है। अब हम लोग इसके संबंध में कुछ विस्तार से भी जान लेते हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो प्रयोग किया इस आलू के साथ और इस नींबू के पानी के साथ, इसमें हमें
क्या क्या देखने को मिला कि आलू में जो है रंगीन एक धब्बा देखने को मिला, नीला हरा। और एक प्रयोग के माध्यम से जल का विद्युत अपघटन के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हमने यह एक बॉक्स के अंदर एक बैटरी और इन तारों की मदद से एक यहाँ 3 LED बल्ब को जोड़ रखा है। और अब यहाँ इसके बाहर जो 2 तार निकले हुए हैं, इनको हम इस पानी के अंदर में डालेंगे। तो इससे पहले हम देख लें कि हमारे ये जो परिपथ है वो पूरा है या नहीं। तो हम लोग इसका जो है जांच कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसका परिपथ जो है हमारा सही है, बैटरी हमारा सही है और ये जो LED बल्ब है वो भी सही प्रकार से काम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये जो 2 सेफ्टी पिन हमने लगाया है इसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक धन इलेक्ट्रोड है और एक ऋण इलेक्ट्रोड है। जो धन है उसे एनोड कहा जाता है और जो ऋण इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहा जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से जल के अंदर डालते हैं और इसे कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है LED बल्ब अभी जल रहा है। तो इस प्रयोग को जो है सही तरीके से पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। तब तक हम कुछ और बातों को जान ले। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे चालक पदार्थ के प्रकार। तो चालक पदार्थ के प्रकार 3 हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, हीन चालक, सुचालक और कुचालक। हीन चालक, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन धीमा यानी कि दुर्बल होता है उन्हें हीन चालक कहते हैं। जैसे टमाटर का रस, अगर टमाटर के रस में हम विद्युत का चालन करेंगे तो देखेंगे कि इसमें बहुत कम मात्रा में विद्युत उत्पन्न हो रहा है। सुचालक, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन तीव्र होता है उन्हें सुचालक कहते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि नींबू के रस में जैसे ही हमने विद्युत के इलेक्ट्रोड्स को डाला तो वो LED बल्ब बहुत अच्छी तरह से जल रहा था। तो वैसे ही H2SO4 का विलयन भी अगर लेंगे तो वह भी बहुत तीव्र गति से जलेगा, इसलिए इसे सुचालक कहा जाता है। कुचालक, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत का चालन नहीं होता है उन्हें कुचालक कहते हैं। जैसे आसुत जल, आसुत जल में अगर हम विद्युत का इलेक्ट्रोड्स को रखेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब नहीं जल रहा है, यानी कि आसुत जल जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। इसका एक कारण भी है क्योंकि इसमें कोई खनिज लवण नहीं होता है, जिसके कारण इसके माध्यम से विद्युत का चालन नहीं होता है। बच्चों, अब हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को जानेंगे। इसके लिए हमें चाहिए एक चुंबकीय कंपास और एक खाली माचिस का डब्बा, तार और बैटरी और स्विच हो सके तो हम रख सकते हैं। और कुछ पदार्थ जिनके हमें चालकता की पहचान करना हो कि कौन हीन चालक है, कौन सुचालक है और कौन कुचालक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, माचिस की जो डिबिया है उसके भीतर का जो खोल है उसको ले लेंगे और उसके अंदर में ये जो चुंबकीय कंपास है ये आपके विद्यालय में भी आपके शिक्षक आपको जरूर दिखाएंगे। इसमें ये जो है प्लास्टिक के डिब्बे में होता है, इसके अंदर में जो है एक छोटा सा सुई जैसा होता है और उस छोटे से सुई के ऊपर में इस प्रकार का एक कांटे जैसा है, वो जो है स्वतंत्र रूप से इस प्रकार से विक्षेपित होता है। और यह इसमें इसके नजदीक अगर हम कोई चुंबक ले जाते हैं तो यह विक्षेपित होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके चारों ओर जो है तार को लपेट देंगे, जो तार है हमारे पास उसे लपेट देंगे और उसका एक सिरा को जो है बैटरी के साथ में, यहाँ 2 बैटरी का प्रयोग दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक इसके धन टर्मिनल से जोड़ देंगे और दूसरा जो स्वतंत्र सिरा है उसको छोड़ देंगे। अब फिर एक तार को जो है इधर हम बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे।
अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय सुई जो है विक्षेपित होता है, अर्थात इस प्रकार से वो जो है इधर उधर हिलने लगती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके फलस्वरूप विद्युत धारा के प्रभाव से इस तार में जो है एक चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय गुण के कारण ये जो मैग्नेटिक सुई है अर्थात चुंबकीय सुई है उसमें विक्षेपण होता है। इस स्विच के स्थान पर हम आसुत जल का प्रयोग कर सकते हैं या H2SO4 या साइट्रिक अम्ल जो नींबू के पानी में होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उनका प्रयोग कर उनकी जांच कर सकते हैं कि कौन हीन चालक है। टमाटर के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो कौन हीन चालक है, कौन जो है सुचालक है और कौन कुचालक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा गया। माचिस की खाली डिबिया के भीतर का ट्रे लेकर उसमें चुंबकीय कंपास रखेंगे। अब ट्रे पर तार को लपेट देंगे, जैसे लपेटा गया उसे लपेट देंगे। तार तथा तार के एक सिरे को बैटरी से जोड़ देंगे। इसे बैटरी से जोड़ दिया गया है, जबकि एक तार स्वतंत्र रहेगा। अब दोनों तारों के खुले सिरे को अब इधर से जो तार आया है और इधर से जो तार आया है उसे स्विच के साथ में जोड़ देंगे। स्विच के साथ जोड़ दिया। अब जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो हमें चुंबकीय सुई में विक्षेपण होता दिखाई देगा। चुंबकीय सुई में यह विक्षेपण विद्युत धारा के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसी प्रभाव को जो प्रभाव हुआ जिसके कारण ये चुंबकीय सुई में हमें विक्षेपण दिखाई दिया, इस प्रभाव को ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। तो यहाँ और लिखा गया अलग अलग पदार्थ लेकर उसके चालकता की हम जांच कर सकते हैं। तो हम लोग जान लिए कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। तो अब हम लोग विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में समझेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है, एक साफ कांच का जार यानी कि कांच का बर्तन लेते हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जाता है CuSO4 और 2 प्लेट लिया जाता है इस प्रकार का धातु का छड़ जो तांबे का हो और इसके सिरे को हम जोड़ देते हैं बैटरी के साथ में। तो बैटरी का एक छोर निगेटिव यानी कि ऋण आवेशित होता है और दूसरा छोर धन आवेशित होता है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन्हें जो है जोड़ने के बाद इसमें से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं और करीब 20 मिनट विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद हम इसका अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये जो धन वाला प्लेट है वो धन इलेक्ट्रोड वाला वो जो है धीरे धीरे पतला होता जाता है और ये जो ऋण वाला इलेक्ट्रोड वाला प्लेट है वो धीरे धीरे मोटा होता जाता है। यह क्यों हो रहा है? यह भी विद्युत धारा के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। इस प्रभाव को विद्युत लेपन कहते हैं। यह जो क्रिया हुई इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग और भी जान लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एक स्वच्छ कांच बीकर में CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। तांबा का 2 इलेक्ट्रोड को तार और बैटरी से जोड़कर इलेक्ट्रोड को विलयन में 1 सेंटीमीटर की दूरी से डालेंगे। इनके बीच में दूरी होनी चाहिए, डालेंगे और 20 मिनट के बाद हम अवलोकन करें तो पाएंगे कि धन ध्रुव वाले इलेक्ट्रोड की मोटाई घट जाती है जबकि ऋण इलेक्ट्रोड वाले प्लेट की मोटाई बढ़ जाती है। तो ऋण वाला जो है प्लेट उसका मोटाई बढ़ जाता है। यह क्रिया विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। इस क्रिया का उपयोग स्नान गृह के नल, गैस बर्नर, साइकिल के हैंडल, रिम आदि में किया जाता है। इसका बहुत उपयोग है क्योंकि क्रोमियम धातु जो है वो काफी महंगी होती है। उसका उपयोग हम साइकिल का हैंडल, गैस बर्नर, नल अगर बनाने में अगर हम करें तो काफी महंगा हो जाएगा। इसलिए जो है उसके स्थान पर उसका जो है एक प्लेटिंग और उस पर परत चढ़ा दिया जाता है। जिसका वो बना हुआ है उस पर परत चढ़ा दिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, इसका जो एक इलेक्ट्रोड है वो क्रोमियम का रखा जाता है और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है वो दूसरे किसी धातु का जिस पर जो है हमें परत चढ़ाना है उसका रखा जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, क्रोमियम से जो है निकलकर क्रोमियम को जो है धन में रखा जाता है और इसमें जो है जिस पर परत चढ़ाना है उसे ऋण में रखा जाता है।
तो इस प्रकार से उस पर एक परत चढ़ जाती है और ये अधिक दिनों तक सही रहती है। देखा जाता है कि साइकिल के जो हैंडल है, रिम है, वो चमकता रहता है, वो क्रोमियम के कारण ही चमकता है, परंतु अगर उसमें थोड़ा सा खरोंच लग जाए तब धीरे धीरे वो जो है जल के संपर्क में आने पर या ऑक्सीजन के संपर्क में आते आते वो जंग लग जाएगा और खराब हो जाएगा। तो हमें उसे खरोंच लगने से बचाना होगा, तभी वो अधिक दिनों तक जो है हम सही उसको रख सकते हैं। और बच्चों यहाँ जो धन इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, जबकि जो ऋण इलेक्ट्रोड है उसे कैथोड कहा जाता है। यानी कि कैथोड से जो है निकलती है और एनोड में जाकर जमा हो जाती है। तो हम लोग बच्चों अभी समझे विद्युत लेपन क्या है, विद्युत लेपन का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी को इसका लाभ मिल सके। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके विषय गणित और विज्ञान से संबंधित बहुत सारे अध्यायों का हल का वीडियो डाला हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाकर उन लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज को अवश्य देखें। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद।